अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि आपका 27 तारीख को 10th क्लास का उर्दू का एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम इस क्लास में जो 10th क्लास में आरबीएससी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से जो बच्चे 10th क्लास में जिनके पास उर्दू है, उनके लिए हम पेपर की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। जिस क्लास के अंदर हम क्या है, आपको जो ग्रामर है, आपकी कवायद है, ठीक है, जो आपकी 10th क्लास में टोटल ग्रामर है, जो मुकम्मल कवायद है, उसको हम क्या है इस एक ही क्लास में आपको पूरी कराएंगे, यानी मुकम्मल कराएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि आपके कवायद में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, और कितने कितने नंबर के आपके सवालात आते हैं। उसी हिसाब से हम आपको जो आपकी इम्पोर्टेंस कवायद है, जो आपको इम्पोर्टेंस यानी जो आने वाले क्वेश्चन सवालात होते हैं, उन्हीं को लेकर हम आपको इस क्लास में आए हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा। इस क्लास से इंशाल्लाह एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा, और आप पिछले पेपर से मिलान भी कर लीजिएगा कि इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके बैठ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। आपको मैं एक बार फिर बता दूं, हम जो आरबीएससी 10th क्लास के जो बच्चे हैं उर्दू से, उनके लिए हम एक ही क्लास में कंप्लीट ग्रामर यानी कवायद लेके आए हैं, जिससे क्या है उनका आने वाला एग्ज़ाम, आने वाला पेपर क्या है बेहतर हो जाए। यानी जो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं या जो बच्चे स्कूल गए जिनको क्लास के अंदर समझ नहीं आए, तो इस क्लास से आप क्या है पूरी कवायद को मात्र 1 घंटे या 40-45 मिनट में समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, आपको फ़ेल फाइल मफूल स्पष्ट आपके कवायद में टॉपिक दे रखा है, फ़ेल फाइल मफूल, ठीक है, फ़ेल फाइल और मफूल। उसी के अकॉर्डिंग हम आपका क्या है क्लास शुरू करते हैं, छोटे छोटे टॉपिकों को लेकर चलते हैं, और इसमें हम आपको मुकम्मल आपके ख़त और आपके एप्लीकेशन यानी दरख्वास्त तक हम आपको इसमें कराएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। आपको पता है फ़ेल फाइल मफूल आपका टॉपिक है, और ये आपके 2 नंबर का सवाल आता है। कितने नंबर का आता है? 2 नंबर का आपका सवाल आएगा। ये आपको दे देगा फ़ेल फाइल मफूल में से किसी दो की आप तारीफ़ बयान करिए। तारीफ़ यानी आप उसकी परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि हम शुरू करते हैं फ़ेल के साथ। फ़ेल सबसे पहले है हमारा फ़ेल। फ़ेल का अर्थ क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, प्यारे बच्चों? क्या होता है? क्रिया, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, ठीक है। वही है, थोड़ा सा आप लैंग्वेज चेंज कर देंगे तो वही आपका मायने इसमें निकल के आ जाएगा। बात करते हैं परिभाषा की। किसी भी तरह के काम को फ़ेल कहते हैं, या वो अल्फाज जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। मिसाल तौर पर एग्जाम्पल के लिए सोना, खाना, दौड़ना, रोना वगैरह, ठीक है। ये सारा आप में लिख सकते हैं एग्जाम्पल। और एक चीज़ और याद रखें प्यारे स्टूडेंट्स, जब आप कोई भी परिभाषा लिखें, तारीफ लिखें, किसी भी भाषा में, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, तो आप क्या है उसके एग्जाम्पल के साथ यानी उसके उदाहरण के साथ, मिसाल के साथ उसको कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइल की। फाइल क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, किसी भी काम को करने वाला क्या कहलाएगा? किसी भी काम को करने वाला फाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अकरम खेलता है, अजलान खाना खाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें फ़ाइल क्या हो जाएगा? अकरम हो जाएगा। फ़ेल क्या हो जाएगा? खेलता है। ऐसे ही इसमें अजलान फ़ाइल हो जाएगा, और खाना खाता है ये क्या हो जाएगा? फ़ेल हो जाएगा। और इसमें ये भी एक देख सकते हैं, खाना क्या हो जाएगा? मफूल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका टॉपिक है मफूल, ठीक है। मफूल किसको कहते हैं? इंग्लिश में बात करें हम ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? मफूल कहते हैं। नहीं, और हिंदी में बात करें हम किसको कहते हैं? मफूल कर्म को कहते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि मफूल क्या होता है? किसी भी काम को मफूल कहते हैं, यानी कोई भी काम है, या ऐसे कह सकते हैं यानी फाइल, या एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं अगर इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो कि फाइल जिस काम को करता है, फाइल जिस काम को करता है, ठीक है, जिस काम को करता है उसको क्या कहते हैं? मफूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मफूल कहते हैं, ठीक है। या एक और परिभाषा आप याद रख सकते हैं, यानी जिसके साथ या जो काम किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? मफूल कहते हैं। तो ये मैंने आपको 1 मिनट के अंदर आपको कितने 2 नंबर के सवाल आपके क्लियर हो गए, ठीक है। यानी फेल फाइल मफूल में से आपको पूछेगा तो आसानी से आप लिख सकते हैं। ये आपके इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। अजलान क्रिकेट खेलता है, तो अजलान इसमें क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा, और क्रिकेट क्या हो जाएगा? इसमें मफूल हो जाएगा, और खेलता क्या हो जाएगा? आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो आपका 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं वो आपके मुतजाद अल्फाज या मुतरादिफ अल्फाज। मुतजाद क्या होता है स्टूडेंट? विलोम शब्द। क्या होता है? विलोम शब्द। और मुतरादिफ क्या होता है? आपके पर्यायवाची। क्या होता है? पर्यायवाची होता है। इनमें से दो, ये तो आपको मुतरादिफ पूछ लेगा या मुतजाद पूछ लेगा। 2 नंबर का आपका सवाल बनेगा, बिल्कुल आसान, यानी 4 आपको मुतजाद या मुतरादिफ के दे देगा, उनके आपको बनवा लेगा, ठीक है। या मुतजाद बनवाएगा या फिर मुतरादिफ, है ना। तो मैंने जो इसमें आपको ये जो मैं मुतरादिफ और मुतजाद करा रहा हूँ, ये बिल्कुल आपके सबक से, यानी आपके जो किताब है, जान पहचान किताब है, उसी में से ये आपके लिए गए हैं ना। यानी मैं जो किताब बता रहा हूँ आपको, जान पहचान वाली किताब में से आपके हैं।
तो बाकायदा आप देख सकते हैं, जैसे हम पहले बात करें मुतज़ाद अल्फाज कौन से होते हैं, यानी विलोम शुद्ध वो अल्फाज जो एक दूसरे के उल्टे हों यानी उल्टे मायने देते हों, क्या कहलाते हैं, आपको परिभाषा याद रखें कि मुतज़ाद कहलाते हैं यानी विलोम कहलाते हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए आसमान का क्या हो जाएगा, ज़मीन हो जाएगा, ऊंचा का क्या हो जाएगा, नीचा, नेकी का बदी, देखो आपके सबक भी है नेकी और बदी, नज़म है ना, नेकी और बदी, तो इनमें से ही बन सकता है। एक चीज़ हो जाएगा कि अगर नेक है तो उसका बद हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद काला का गोरा या सफ़ेद, हयात का मौत, जन्नत का जहन्नुम, लड़का का लड़की, खूबसूरत का बदसूरत। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ये जो मुकम्मल आपके सब्जेक्ट में जो आपकी किताब में जान पहचान में जो आपके कंप्लीट हुए हैं विलोम शब्द हैं, मैंने वो एक साथ इसमें लिख दिए। इंशाल्लाह इसमें से एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा। बस आप क्लास को रोक कर, ठीक है, थोड़ा सा क्लास को रोक कर आप इनको पढ़ लीजिएगा तो आपके आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे सच्चाई का झूठ, दुख का सुख, बहादुर का बुज़दिल, कैद का आज़ाद, दुश्मन का दोस्त, मोहब्बत का नफ़रत, नज़दीक का दूर, इज़्ज़त का ज़िल्लत, अर्श का फ़र्श। ये देखो आप क्लास रोके, क्योंकि मैं अगर इनको कंप्लीट पढ़ाऊँगा तो क्लास लेंथी हो जाएगी, बच्चे समझेंगे सर ने सिर्फ वाचिंग टाइम के लिए चीज़ की है। तो आप यहीं इसको क्लास रोके आसानी से 2 सेकंड या 3 सेकंड में आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे आगे चलते हैं हम। देखो एक बार आप तो थोड़ा सा इधर से भी फिर देख लीजिएगा। जैसे शहर का क्या हो जाएगा, देखो शहर का गांव, हयात का मौत, खुशी का गम, ठीक है, इस तरह आराम का तकल्लुफ़, सही का गलत, असल का नकल, ईमान का कुफ्र, ठीक है, कदीम का जदीद, ये इंपॉर्टेंट है, कदीम जदीद, ठीक है, एक बार में से पूछ लेते हैं। हाँ ये भी याद रखें, नज़म का क्या हो जाएगा, नसर हो जाएगा, सुस्त का चुस्त हो जाएगा, अमन का परेशान हो जाएगा, फ़ानी का बाकी हो जाएगा, फ़ानी यानी ख़त्म होने वाला, बाकी यानी बचा रहने वाला, ठीक है, हकीकी का क्या हो जाएगा, मिजाजी हो जाएगा, नेकी का बदी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल 1 मिनट में आप इनको दोहरा सकते हो और इनको क्लास रोक के आप इस तरह एक बार इनको देख सकते हो, कौन कौन से इसमें से पढ़ लो एक बार, आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, अगला टॉपिक है आपका मुतरादिफ। क्या है, मुतरादिफ यानी पर्यायवाची। मुतरादिफ का मायने क्या होता है, पर्यायवाची, ठीक है। पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है, यानी ऐसे अल्फाज जो एक ही हम मायना देते हो, यानी एक ही मायना देते हो। जैसे वे अल्फाज जो हम मायना हो या एक जैसे मायना देते हो, क्या कहलाते हैं, आपके पर्यायवाची कहलाते हैं, यानी मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। जैसे हम बात करें ज़मीन, ज़मीन का क्या हो जाएगा, फ़र्श, अर्ज़, खाक, मिट्टी, ये सब ज़मीन के पर्यायवाची शब्द है, मुतरादिफ अल्फाज हैं। आँख का नज़र, बसर, दीदा, ठीक है, आसमान का फलक, ठीक है, चरख और अर्श, ठीक है, इस तरह हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट अभी मैं इसमें देखो इसके मुकम्मल जो आए हुए हैं वो मैं आपको नीचे करा दूँ। आगे चलते हैं, वाहिद और जमा। वाहिद क्या होता है, वाहिद होता है एक वचन। वाहिद क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, वाहिद का अर्थ होता है एक वचन। और वाहिद का दूसरा क्या होता है, जमा। जमा क्या होता है, जमा होता है आपका बहुवचन। ये भी 2 नंबर का आपका सवाल आता है, इसमें से वाहिद जमा में से आपका 2 नंबर का सवाल आता है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आप आसानी से 1 घंटे की क्लास रहने वाली है, वैसे ये मात्र 1 घंटे या 45 मिनट की, तो इसमें आप मुकम्मल आपकी कवायद यानी ग्रामर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं वाहिद की, वाहिद क्या होता है, किसी भी एक चीज़ को क्या कहते हैं, वाहिद कहते हैं। अब देख लेंगे एग्जाम्पल के लिए, किताब, ठीक है, सवाल जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जमा, बहुवचन। बहुवचन क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को क्या कहते हैं, जमा कहते हैं। बहुवचन 2 या 2 से अधिक चीज़ें होंगी, वस्तु व्यक्ति कोई भी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, जमा में रखते हैं। जैसे उस्ताद का क्या हो जाएगा, असातिज़ा, बच्चा का बच्चों, लड़का का लड़के, मकान का मकाना, ठीक है। अब जैसे हमने कि यहाँ किताब लिखा, किताब का इंपॉर्टेंट है कुतुब, सवाल का इंपॉर्टेंट है सवालात, जवाब का जवाबात, ठीक है, इनको भी आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुहावरों और कहावतों की, ठीक है। इनमें से भी आपका 2 नंबर का सवाल आता है, या तो आपको मुहावरे का मायने पूछ लेता है या फिर मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करवा लेते हैं, मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग आपसे करवा लेता है। देखो मैं थोड़ी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर इतनी स्पीड से क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्या है कि आपको टाइमिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पास मात्र केवल 2 दिन ही बचे हैं, इसलिए क्या है आप थोड़ा और अगर स्पीड से देखना चाहते हैं तो आप इसकी यूट्यूब पे अपनी क्लास की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं फिर भी स्पीड से ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को टाइमिंग ज़्यादा ना लगे। देखो देखते हैं मुहावरा क्या होता है। मुहावरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब याद रखें। मुहावरा किस ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मायना बाहमी गुफ्तगू, जिसके मायने क्या है, आपसी बातें करना। बाहमी यानी आपस में बातें करना है, ठीक है। अब मुहावरे का एक चीज़ ये होती है कि मुहावरे में इसका डायरेक्ट जो मायने होता है वो निकल के नहीं आता, बल्कि इसका मिजाजी मायने निकल के आता है, ठीक है। लघु मायने नहीं आता, इसका मिजाजी मायने निकल के आता है। जैसे एग्जांपल के लिए आंखें दिखाना मतलब गुस्सा करना। अब देखो आंखें दिखाना, एक बच्चा सामने से आंखें दिखा रहा है, नॉर्मली इसके मायने क्या होंगे, लघु मायने नहीं, आंखें दिखाना। अगर इसका मिजाजी मायने देखो जैसे गुस्सा करना, ठीक है। लुत्फ उठाना यानी मज़े लेना। नेक्स्ट क्या है, लुत्फ उठाना यानी मज़े लेना, ठीक है। दिल से उतरना, नफ़रत करना। नेक्स्ट अब हम देखो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं एक बार।
ये है आपके जो भी बहुवचन और वाहिद जमा है, एक वचन बहुवचन, हमें डायरेक्ट आपने इसको दिया है। तो आप इसको क्लास को एक बार रोक के आसानी से इनको पढ़ सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। ये भी मैंने सिर्फ आपके जो किताब जान पहचान है उसी में से मुकम्मल जो भी आपके उनमें से बनने से सबक में से वो आपको मुकम्मल कराए। इंपॉर्टेंट मैंने आपको इसमें लिखा है। देखिए जैसे जंगल का जंगलात, ये इंपॉर्टेंट है। शिकायत शिकायत, फौज अफवाज, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वजीफ़ा वज़ाइफ, वज़ीर वज़रा, अमीर उमरा, ठीक है। ऐसे ही आपका मुश्किल मुश्किलात, बेगम बेगमात, है ना। इस तरह देख सकते आप आराम से एक बार क्लास को रोक के इनको पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह इनमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा। जैसे चादर चादर, रूह अरवाह, सब्जी सब्जियाँ, अफसर अफसरान। खत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। खत का क्या हो जाएगा? खतूत। क्या हो जाएगा? खतूत। ये इंपॉर्टेंट है खत का खतूत, ठीक है। नेक्स्ट किस्म अकसाम, ज़र्रा ज़र्रात, ठीक है। जवाब का जवाबात, मंजिल का मनाजिल, कलम का अकलाम, किस्म का अकसाम, उस्ताद असातिज़ा, उस्ताद यानी टीचर, उस्ताद यानी आपके टीचर हैं, शिक्षक। हर्फ हरूफ, आलम उलमा, ठीक है। इस तरह ये आप आराम से एक बार मैं यहाँ रोक देता हूँ, ठीक है। जैसे किताब कुतुब, ये भी देख लेना आप, है ना। किताब का क्या हो जाएगा? कुतुब। अखबार का अखबारात, ठीक है। इस तरह आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। जैसे मकान का मकानात, एहसान का एहसानात, सवाल का सवालात, लड़की का लड़कियां, ठीक है। मकड़ियाँ, इसम का इसमा, ठीक है। इस तरह आप आराम से इसको क्लास को रोक कर इनको 2 मिनट में आराम से पढ़ सकते हैं। 1 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएंगे। आप दो दो बार इनको दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला है कहावत व ज़रबुल मसल, ठीक है। इनमें से भी एक 2 नंबर का आता है सवाल। या तो मुहावरा दे देगा या कहावत दे देगा ना, इनमें से 2 नंबर का आपका सवाल बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहावत है ज़रबुल मिसल क्या होती है? कौल, ठीक है। वह कौल यानी वह कथन, वो वाक्य, वह कलमा, वह कौल या जुमला जिससे बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए उससे कहावत कहते हैं। यानी कई बार हम क्या करते हैं, कोई बात कहते हैं उसमें और ज़ोर पैदा कर, दबाव पैदा करने के लिए हम क्या है, कहावत या ज़रबुल मसल में उस बात को कह देते हैं। जैसे मिसाल, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। यानी क्या है, चोरी की है और फिर उसको कोतवाल पुलिस वाले को और डांटना। आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरे मुनाफा होना, डबल फ़ायदा होना। सूरज को चिराग दिखाना यानी क्या है, अक्लमंद यानी आलिम को क्या है, अकल की बातें बताना, पढ़े लिखे को अकल की बातें बताना। ये ऑलरेडी, ठीक है। इसमें भी क्या है, आपके लघु मायने नहीं आते बल्कि मिजाजी मायने निकल के आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये साहब के और लाहे के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। साहब के और लाहे के 2 नंबर का सवाल 100% इसमें से आता है। तो एक बार देख लेते हैं साहब का क्या है, ये आप समझ लीजिए, मैंने वैसे लिख रखा है। साहब का क्या होता है? उपसर्ग होता है। क्या होता है? साहब का कहते हैं उपसर्ग को। और लाही का किसको कहते हैं? लाही का कहते हैं प्रत्यय को। किसको कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? प्रत्यय को कहते हैं। तो देख लेते हैं एक बार, है ना, इनका तो परिभाषा देख लेते हैं। साहब का यानी उपसर्ग वो है जो किसी लफ्ज़ के शुरू पहले जुड़कर उसका मायना बदल दे, उसको क्या कहते हैं? साहब का कहते हैं। मिसाल, सूरत में क्या लगा दिया हमने? बद लगा दिया। क्या लगा दिया? बद लगा दिया। क्या बन गया? बदसूरत, ठीक है। ऐसे ही सूरत में हमने क्या लगा दिया? खूब। क्या बन गया? खूबसूरत। आपको लफ्ज़ देगा, देखो कंफ्यूज मत हो, आपको लफ्ज़ दे दिया सूरत, ठीक है। तो आपको क्या पूछ लेगा, इसमें क्या लगा? ये साहब का लगाए, तो आप क्या लगा देंगे? इसमें बद लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे? बद। नेक्स्ट अगर देखते हैं, इसके बाद क्या है, वह हुरूफ जो प्रत्यय लाही का, वह हुरूफ जो किसी लफ्ज़ के आखिर में जुड़कर उसका मायना बदल दे। साब के यानी उपसर्ग कहाँ जुड़ रहे हैं? शब्द के आगे। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के आगे यानी लफ्ज़ के आगे जुड़ते हैं। और लाही के प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? आपके शब्द के आखिर में। कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के आखिर में, ठीक है, आखिर में जुड़ते हैं। जैसे देखो मिसाल तौर पे, ये क्या है? हिंदू, इसके बाद में क्या लगा दिया? स्थान। क्या हो गया? हिंदुस्तान। ऐसे ही इस्लाम के प्लस इस्लाम हमारा लफ्ज़ क्या लगा दिया? आबाद। क्या हो गया? इस्लामाबाद। ऐसे हमारा लफ्ज़ है मुस्कुराना, क्या लगा दिया? हट। क्या हो गया? मुस्कुराहट, ठीक है। तो ये जो लफ्ज़ लगे हैं ये क्या कहलाएंगे? आपके प्रत्यय कहलाएंगे। अब आपको शब्द क्या देगा? आपको शब्द दे दिया इस्लाम। क्या दे दिया? इस्लाम। अब इसमें क्या लगाएंगे आप? प्रत्यय। लाही के लगाइए तो क्या लगा देंगे? आबाद। क्या बन जाएगा? इस्लामाबाद, ठीक है। अब देखो, एक हम यहाँ आपको लेकर आए हैं साहब के और लाही के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक भी इंशाल्लाह बाहर नहीं जाएगा। आप वैसे एक बार इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्लास को ढंग से देख लीजिएगा। जैसे ये क्या है? साहब के हैं और इनके मायने भी मैंने साथ साथ में दिए हैं। और ये आपके एग्जाम्पल है, मिसाल है। आपको लफ्ज़ क्या दे देगा? जैसे आपको दे दिया अखलाक, तो आप क्या लगाइए? इसमें उपसर्ग लगाइए, तो क्या हो जाएगा? बद अखलाक। ये बद वाले उपसर्ग है, ये बे वाले, ला वाला, बा वाला, खुश, अहल और धर, ठीक है। इस तरह आप इनके बना सकते हैं एक एक के। जैसे बद के बद अखलाक हो गया, ठीक है। बे के बेवकूफ़, ला का क्या? लाजवाब। जवाब से पहले क्या लगा दिया हमने? जवाब से पहले क्या लगा दिया? ला लगा दिया, तो क्या बन गया? लाजवाब, ठीक है। इस तरह
ये आप एक बार देखो, इसमें पढ़ देता हूँ। लाजवाब, लावारिस, लाफानी, इस तरह। इसके बाद बा में देख लीजिए, बा में बा असर, बा अदब, बाशऊर। अब अदब लफ्ज आ जाएगा, अदब, इसके आगे क्या लगा देंगे, उपसर्ग बा लगा देंगे, क्या हो जाएगा, बा अदब। और बे भी लगा सकते हैं, बेअदब, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही देखो, खुश, खुशनुमा, खुशहाल, खुशकिस्मत, ठीक है। इस तरह आप इनको बना सकते हैं। ये दर, दरअसल, दरकिनार, ये आपके सारे आपके उपसर्ग हैं, इनसे ही आपके लफ्ज़ बनेंगे। देखो ये है सारे, मैंने आपको अलग से भी लिख दिए हैं। ये आपके मुकम्मल क्या है, उपसर्ग वाले लफ्ज़, जैसे आ, अन, ला, अहल, बर, ठीक है, पुर, खुद, खुश। ये सारे इनको पढ़कर इन्हीं में से आपको क्या लगाना है, उपसर्ग लगाने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये लाहिक हैं आपके, इनको देख सकते हैं। जैसे खाना, तर, खाना से देखो ये, ठीक है, खाना, खाना का मायने होता है जगह। मायने क्या होता है, जगह। खाना, जैसे कैद खाना, दवा खाना, कैद खाना, कैद रखते हैं जहाँ उसको, इंसान को। और दवा, जहाँ दवा रखी जाती है, दवा खाना, दवा का घर, ठीक है। कारखाना, जहाँ काम किया जाता है, ठीक। इस तरह आप इनको बना सकते हैं। ऐसे ही तर से क्या है, बदतर, बेहतर, बरतर, ज़्यादातर, ठीक है। तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, आसानी हो जाएगी आपको। जैसे बंद, बांधने वाला, कमर बंद, नज़र बंद, हथियार बंद। ऐसे देखो, गमजुदा, ठीक है, खौफजुदा, सितमजुदा, ये आराम, इसमें क्या लग जाएगा, उपसर्ग लग जाएगा आपका जुदा, क्या लग जाएगा, जुदा, ठीक है। ये ऐसे ही आपके, मैंने लास्ट में क्या लिख दिए, सारे जो आपके प्रत्यय हैं, जो सारे लाइक हैं, वो मैंने लास्ट में भी आपके लिख दिए हैं। नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। ये भी आगे का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं रमूज़ औकाफ, विराम चिन्ह। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रमूज़। 100% इसमें से आपको क्या आएगा, सवाल आएगा। क्या आएगा, सवाल आएगा। रमूज़ औकाफ 2 नंबर का सवाल आएगा। अब मैं ये भी बता दूँ आपको सवाल किस तरह बनेगा, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। या तो आपको अलामत दे देगा, क्या दे देगा, अलामत दे देगा, या फिर अलामत का क्या दे देगा, नाम, नाम देगा, अलामत बनवाएगा, अलामत देगा, उसका नाम पूछेगा, ठीक है। दोनों तरीके से आपसे आ सकते हैं, लेकिन अक्सर करके अलामत का नाम देता है, अलामत लिखवाता है, ठीक है। ये कौन सी अलामत है, तो देख लेते हैं। पहली बात, रमूज़ औकाफ क्या है। रमूज़ औकाफ 2 लफ्ज़ से बना है, एक तो है रमूज़ और दूसरा है औकाफ। दूसरा क्या है, औकाफ। तो रमूज़ के क्या मायने है, रमूज़ लफ्ज़ बना है रमज़ से, जिसके मायने है अलामत यानी निशान, अलामत यानी निशान या चिन्ह, ठीक है। और औकाफ क्या है, औकाफ बना है वक़फ़ से, जिसके मायने है ठहरना। देखो रमूज़ के मायने निशान, औकाफ मायने ठहरने, वो अलामत, वो निशान जो लफ्ज़ में ठहरने के लिए लगाई जाती है, जिससे क्या है, हम लफ्ज़ को अच्छे से, यानी शब्द को आसानी से, वाक्यों को आसानी से पढ़ सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हर बार इसको बहुत ज़्यादा देते हैं, जैसे रुको मत जाओ, ये एक मैंने शब्द लिख दिया, सॉरी वाक्य लिख दिया, रुको मत जाओ। अब इसमें देखो कोमा का क्या फ़र्क है। अगर मैंने यहाँ लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, रुको, यानी यहाँ ही रुकना है, जाना मत। अगर ये कोमा मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये कोमा मैंने यहाँ लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, रुको मत, यानी यहाँ से जाओ, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ये चीज़ें, जो रमूज़ औकाफ है किसी भी ज़बान में, ठीक है। हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है विराम चिन्ह। तो उर्दू में देख लेंगे, उर्दू में आएगी हमारे लिए, उर्दू सब्जेक्ट में, तो उर्दू में देख लेंगे तो कौन कौन सी रमूज़ औकाफ, ये देख सकते हैं आप। ये मैंने उसकी किसी भी जुमले में, ये मैंने आपको बताई है कि ये क्यों इस्तेमाल की जाती है रमूज़ औकाफ। नेक्स्ट ये देख लीजिए आप, ये सारे रमूज़ औकाफ है, ये नंबर शुमार है, ये अलामत है, ये उनके नाम है, अंग्रेज़ी में भी नाम मैंने इनको लिख दिए। जैसे फॉर एग्जांपल पहला नंबर पे क्या है आपका, ये है आपका निशान, एक इसको कहते हैं ख़त्मा। ख़त्मा यानी जब क्या है, कोई भी अपना जुमला वाक्य पूरा हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं, ख़त्मा लगाते हैं, ये हो जाएगा ख़त्मा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फुल स्टॉप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका क्या है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों नीम वक्फा, ठीक है, नीम वक्फा नहीं सेमी कोलोन। उसके बाद ये आपका सख्ता, ये सख्ता को क्या कहते हैं, कोमा, ये इंपॉर्टेंट है सख्ता, ठीक है। और ये खत्मा भी इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको याद रखें, सभी ज़्यादा नहीं है, 10-12 हैं, आपको आसानी से हो जाएंगे। ये आपका राब्ता है, ठीक है, ये आपका तफसीलिया है, यानी तफसीलिया कोई शब्द है, कोई लफ्ज़ है, कोई उसको डिटेल से बताने के लिए तफसीलिया का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इसको आप सभी जानते हैं, इसको सवाल या निशान कहते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। और ये आपके क्या है, निदाया फिजाइया है, यानी आप कोई भी आश्चर्य, खुशी, गम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये निदाया फिदाई हो जाएगा। ये आप सब जानते हैं वावेन, जिसको इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। ये आपके कोसेन है, जिसको ब्रैकेट्स कहते हैं। और ये आपके मुतसाविया यानी बराबर का है। और ये आपके ख़त ज़ेर यानी अंडरलाइन डैश, ये क्या हो जाएगा, ख़त ज़ेर। और ये आपकी होगी अलामत हज़फ़, यानी जिस बीच में से हम छोड़ देते हैं कोई चीज़, फिर उसको लिखना पड़ता है, रिक्त स्थान वाला। तो ये मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ, एक बार इनको देख लीजिए और ख़ुद भी लिखने की कोशिश कीजिए। 5 मिनट में आप इन टॉपिक को लिख सकते हो। ये आपकी अलामत रही सारी, और ये इनके इधर से आपके नाम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले टॉपिक के चलते हैं, डियर स्टूडेंट। ये आपके आ गया इसम, ठीक है, क्योंकि इसम ज़मीर और सिफ्त आपको उसमें दे रखे हैं,
ठीक है, तो इनको आप देख लेंगे एक बार। इसम क्या है, सबको पता है, इसम कहते हैं डियर स्टूडेंट संज्ञा को। क्या कहते हैं, संज्ञा को हम क्या कहते हैं, इसम कहते हैं। जैसे वो इसके बाद तारीफ देख लेंगे। परिभाषा वही है जो हिंदी में हम यूज़ करते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो इसमें थोड़ा लफ्ज़ों को चेंज कर देंगे। वह लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के कैफियत के नाम को बतलाए, ठीक है, यानी भाव को बतलाए, वो क्या कहलाते हैं, इसम। जैसे अजलान, दहली, कुर्सी, खुशी वगैरह, ठीक है। अब इसम की इंपॉर्टेंट है, इसम की किस्में, ठीक है। इसम खास तौर से दो किस्में होती हैं, दो प्रकार के होता है किस्म, यानी दो प्रकार के होते हैं इसमें। एक होती है आपकी इसमें खास, यानी इसमें मारफा भी कहते हैं इसको, और इसमें इसमें आम, इसमें नकीरा। ये पूछा जाते हैं कई बार, इसमें खास और इसमें आम को छोड़कर ये लफ्ज़ पूछे जाते हैं, मारफा और नकीरा, है ना। ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है दोनों। इसमें खास या इसमें मारिफा क्या होता है, वो लफ्ज़ जो किसी खास फर्द या खास जगह चीज़ के नाम को जाहिर करे, ठीक है। जैसे अरहम, अकरम, ठीक है, बर्फ़ी वगैरह। नेक्स्ट इसमें आम क्या है, किसी भी ज़ात यानी जानदार, बेजान, आम जगह, आम चीज़ के नाम को बताए, इसमें आम कहते हैं। जैसे औरत, लड़का, गाय, मकान। अब मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर मैंने लिख दिया अजलान, मैंने क्या लिख दिया, अजलान, तो ये हो जाएगा इसमें खास यानी इसमें मार्फ। अगर मैंने कह दिया लड़का, तो ये हो जाएगा आपका इसमें आम, यानी अगर उसका नाम हम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो आपका इसमें खास में चला जाएगा। अगर हम उसकी जाति को डिवाइड कर रहे हैं तो वो हो जाएगा इसमें आम में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला उस पर टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ज़मीर, ठीक है। तो ज़मीर क्या होता है, ज़मीर को मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, विशेषण, ज़मीर कहते हैं विशेषण को, ठीक है। देख लेते हैं तारीफ क्या है, परिभाषा। वो लफ्ज़ जो किसी इसम की जगह बोला जाए उसे, सॉरी, ज़मीर कहते हैं सरनाम को, है ना। विशेषण थोड़ा गलत हो गया। ज़मीर का मायने होता है सरनाम, ठीक है। सिफ्त का मायने होता है विशेषण। क्या होता है, सिफ्त का मायने होता है विशेषण, ठीक है। तो सरनाम क्या होता है, इसम की जगह बोले जाने वाले शब्द, ठीक है। तो वो जैसे वो हो, मैं, हम, तुम, ठीक है, वगैरह ये हो जाएंगे। नेक्स्ट ज़मीर की किस्में। ज़मीर की 5 किस्में होती हैं। इसमें आप बेस्ट ज़मीर की किस्में याद रखना। जैसे ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़ामिया, ज़मीर तनकीस, ज़मीर इशारी। नेक्स्ट है सिफ्त। सिफ्त के आप देख सकते हैं, सिफ्त क्या है, तारीफ। सिफ्त यानी विशेषण। वो लफ्ज़ जो किसी इसम की, इसम या ज़मीर की क्या है, अच्छा या बुराई बयान की रहे, उसे क्या कहते हैं, हम सिफ्त कहते हैं। जैसे खूबसूरत लड़का, मीठा आम, काला कोट, ठीक है, लंबा आदमी, ये सारे क्या हैं आपके सिफ्त हो जाएंगे। सिफ्त की प्रकार है, सिफ्त ज़ाती, सिफ्त निस्बती, सिफ्त आददी, सिफ्त मिकदारी, सिफ्त इशारी। थोड़ा सा आप एक बार इनमें समझ लीजिए कि कई बार क्या है, इनमें से अंदर से इसको पूछ लेता है सिफ्त के बारे में। सिफ्त ज़ाती क्या होता है, वो सिफ्त जो किसी शख्स की क्या है, ज़ाती हालत कैफियत, किसी चीज़ की ज़ाती हालत कैफियत बताए। जैसे ठंडा, गर्म, ठीक है, रोशनी, अंधेरा, ठीक है, ज़हीन, बेवकूफ़, ये सब क्या होते हैं, सिफ्त ज़ाती में आते हैं। नेक्स्ट है सिफ्त निस्बती, यानी ताल्लुक़, संबंध बताए। जैसे जोधपुरी कोट, कश्मीरी सेब, ठीक है। सिफ्त अददी, यानी वो है सिफ्त जो किसी से, अददी कहते हैं तादाद, संख्या, जो किसी शख्स या चीज़ की क्या होता है, तादाद बताए। जैसे 5 लड़के, ठीक है, 10 गायें, ये इस तरह, है ना। नेक्स्ट है सिफ्त मिकदार, यानी मापतोल। मापतोल यानी मापतोल बताए। जैसे 5 किलो या 2 लीटर, 3 मीटर, इस तरह, यानी वो सिफ्त जो किसी चीज़ या शख्स की, सॉरी, जो किसी चीज़ की क्या बताए, माप तोल को बताए। नेक्स्ट है सिफ्त ज़मीरी या इशारी। वो सिर्फ जो ज़मीर इशारा के काम करे, जैसे वो और ये है, ठीक है। एक कई बार इनमें से आगे से पूछ लेता है, इसलिए मैंने इनकी डिटेल आपको बता दी है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी कई बार पूछ लिया जाता है। फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल, यानी वही है, टेंस बोलते हैं इसको, आप टेंस कह सकते हैं। ये आप फ़ेल हाल क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। फ़ेल माजी क्या हो जाएगा आपका, पास्ट टेंस हो जाएगा। और फ़ेल हाल क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। और फ़ेल मुस्तकबिल आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह अब देख लेते हैं फ़ेल माजी, वो फ़ेल जो गुजरे हुए ज़माने में, वो उसे क्या कहते हैं, फ़ेल माजी। पास्ट को क्या कहते हैं, जो गुजरे हुए ज़माने में, यानी जो गुजर चुका है। जैसे अजलान ने ख़त लिखा, राशिद स्कूल गया। नेक्स्ट है फ़ेल हाल, वो फ़ेल जो काम मौजूदा वक्त में किया जाए, यानी वर्तमान में किया जाए, उसे फ़ेल हाल के। जैसे सफ़वान किताब पढ़ता है, अजलान ख़त लिखता है। उसके बाद है आपका फ़ेल मुस्तकबिल, वो काम जो आने वाले यानी आइंदा वक्त में होगा, उसे फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं, यानी जो फ्यूचर में होगा। जैसे आपका क्या है, हसन क्या है, स्कूल जाएगा, ठीक है, तुम कामयाब हो जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला टॉपिक है आपका क्या आ जाएगा, प्रार्थना पत्र। आगे हमारा दरख्वास्त, जो क्या है आपके 4 नंबर का जो सवाल होता है, दरख्वास्त, ठीक है। जो एप्लीकेशन है हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक एप्लीकेशन आएगा और एक आपको क्या आएगा, लेटर आएगा। उनमें से एक आपको करना है, 4 नंबर के आपके ही आएंगे। तो आप थोड़ा समझ लीजिए, एक दरख्वास्त क्या है। दरख्वास्त को दर्ज हिस्सों में तकसीम किया जाए, इसके पार्ट बना रखे हैं हमने, जो आपको आसानी हो जाए इसलिए। जैसे सरनामा, उन्वान, अलकाब, नफ्स मजमून, इख्तिताम और दरख्वास्त गुजार का पता, ठीक है। ये सारे इन 5 बिंदुओं पर आप बनाकर इनको लिख सकते हैं। जैसे हम निबंध लिखते हैं, मजमून लिखते हैं। जैसे पहला आपका क्या होता है, तमहीद होता है निबंध में।
जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, फिर एक नफ्स मजमून होता है, फिर आपका इख्तिताम होता है। क्या होता है? उपसंहार, जिसको हम बोलते हैं इख्तिताम होता है। तो एक बार इनको देख लीजिए। सरनामा क्या है? सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? जिसके लिए हम खत लिख रहे हैं उसका ओहदा और उसका क्या है, दरख्वास्त, ओहदेदार को दरख्वास्त लिखी जाती है, उसका ओहदा और उसका क्या लिखा जाता है, पता लिखा जाता है। ठीक है, यानी जैसे मिसाल तौर पर हेड मास्टर को ले लिख देता है पहले बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहिब, और जहाँ का वो जोन सी स्कूल का, उस स्कूल का संस्था का नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट है उन्वान। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं? विषय लिखते हैं। उन्वान यानी तो विषय लिखते हैं, जिस पे भी हम कोई टीसी के लिए लिख रहे हैं, फीस माफ़ी के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, घर पर जरूरी काम के लिए लिख रहे हैं। फिर क्या लिखा जाता है? विषय कैसे लिखेंगे हम? जैसे दरख्वास्त बराए रुखसत बीमारी, दरख्वास्त बराए टीसी, दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी, इस तरह आप लिखेंगे। आगे मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, उसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलामत के बाद ये थोड़ा निशान लगाए, आप ये नोट करके लिख दिया हमने। जैसे आप लिखेंगे जनाब आली लिखेंगे, सविनी नंबर श्रीमान लिखते हैं, जो मान्यवर लिखते हैं अपन यहाँ हिंदी में मान्यवर लिखते हैं। तो उसके बाद अपन क्या लगाएंगे? उर्दू में क्या लगाएंगे? जनाब आली लगाएंगे, और उसके बाद में आप एक्सक्लेमेटरी यानी फिजाइया निदाइये वाला क्या अलामत लगाएंगे। लास्ट में आपका नफ्स मजमून यानी जो बीच का हिस्सा होता है, उसमें हम क्या लिखेंगे? मेन बात लिखेंगे। फ़ीस माफ़ी है तो उसमें फ़ीस माफ़ी के बारे में लिखेंगे, अगर कोई टीसी है तो टीसी के लिए लिखेंगे, अंदर की बात है उसमें लिखेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं नफ्स मजमून। ठीक है, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं ये थोड़ा आप याद रखें। जैसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि आदब से, इल्तिमास है कि, इस तरह उसकी स्टार्टिंग करते हैं। और उसके बाद आपका आता है इख्तिताम। इख्तिताम में आप क्या लिखेंगे? जैसे आपकी एन नवाजिश होगी, आपका ममनून होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? अल-आरिज़ या फिर दरख्वास्त गुजार लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या लिखते हैं? लास्ट में दरख्वास्त गुजार का पता लिखते हैं। ठीक है, वो आखिरी हिस्से में लिखा जाता है दरख्वास्त गुजार का पता। ये मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर बनाया, इसी से आप जितने भी कोई भी दरख्वास्त आ जाए, इससे आप आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे बाखिदमत जनाब हेड मास्टर, हेड मास्टर है तो हेड मास्टर, प्रिंसिपल है प्रिंसिपल, कोई थानेदार है तो थानेदार, ठीक है, तहसीलदार है तहसीलदार, सारी चीज़ इसमें आप लिखेंगे। फिर उसके बाद में उस संस्था का नाम लिखेंगे, तहसीलदार है तहसील का नाम, थानेदार है थाने का नाम, स्कूल का टीचर है प्रिंसिपल है तो स्कूल का नाम। फिर आपका विषय आएगा उन्वान, किसी भी विषय पर हम लिख रहे हो तो आप उसका आगे उन्वान लिखेंगे। फिर उसके बाद ये लिखेंगे, ये सब में लिखेंगे जनाब आली। ठीक है, फिर यहाँ से आप शुरू करेंगे मुअद्दबाना गुजारिश है कि। अब इसमें आप क्या है नफ्स मजमून में, यहाँ आप किसी भी उन्वान किसी भी विषय पे लिख रहे हैं, वो आप मेन चीज़ें मेन बातें आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद यही आपका रहेगा कि आपकी एन नवाजिश होगी, अल आरिज़ यानी अर्ज़ करने वाला, गुजारिश करने वाला। फिर या आपका फरमाबरदार ये भी लिख सकते हैं आप, है ना। ये हो जाएगा नाम, ये दर्जा, इधर आप क्या लिखेंगे? तारीख। ये आपका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर यानी खाके के अनुसार, स्केच के अनुसार आप अपनी दरख्वास्त मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अपन देखते हैं कि अपन कौन कौन सी दरख्वास्त इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें लिख दी है। जैसे फॉर एग्जांपल बीमारी की वजह बताते हुए अपने हेड मास्टर को 2 दिन की छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखे। तो देखिए, बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल सीकरी डीग, ठीक है, ये ज़िला है। ये आपको उन्वान क्या है? रुखसत बीमारी। जनाब आली, मुअद्दबाना गुजारिश है कि मुझे कल शाम से बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, इसलिए क्या है, इसलिए आज मैं स्कूल नहीं आ सकता। डॉक्टर 2 दिन के लिए क्या है मशवरा दिया है कि आराम करें, इसलिए मुझे 2 दिन की रुखसत इनायत फरमानी, छुट्टी की मेहरबानी करें। आपकी क्या होगी? एन नवाजिश होगी। अलारिज, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आपकी तारीख हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमने किस पे लिखा है? आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़ीस माफ़ी के लिए। आप देख सकते हैं पिछली बार भी आपके किस में से आया? फ़ीस माफ़ी के लिए आया। लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, उसमें फ़ीस माफ़ी का पूछा गया, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, ठीक है, सरस्वती विद्यापीठ सीकरी, और ये उन्वान फ़ीस माफ़ी है जनाब आली। ठीक है, उसके बाद ये लिख सकते हैं आपके मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में कितने दर्जा दहम का तालिब इल्म, मेरे वालिद एक दुकान पर मुलाजिमत करते हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम है, हम 4 भाई बहन हैं, जिससे घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता है, इस वजह से वो मेरे वालिद मेरी फ़ीस अदा नहीं कर सकते। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि आप मेरी फ़ीस माफ़ फरमाएं ताकि हम अपनी तालीम क्या है जारी रख सकें। ठीक है, ये आप लिख देंगे मुकम्मल। फिर उसके बाद में क्या है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, अर्ज़ गुज़ार नाम, ये फिर आप यहाँ से आपकी तारीख लिख देंगे। इस तरह आप उनको मुकम्मल करेंगे। देखो, एक बार आप खुद भी प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, क्लास रोक के, है ना, क्या क्या चीज़ें हैं वो आराम से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला आपका क्या है? अभी अपना रहेगा कि मेन जो रहेगी आपकी टीसी हासिल करने के लिए हेड मास्टर को दरख्वास्त, वही प्रोसेस है। बाखिदमत जनाब हेड मास्टर, गवर्नमेंट हाई स्कूल नगर भरतपुर, उन्वान टीसी हासिल करने के लिए जनाब आली, ये आप लिख सकते हैं। मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं जमात दहम का सालाना इम्तिहान अच्छे नंबर से, क्योंकि देखो अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप स्कूल में टीसी के लिए ले रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे वहाँ 9th क्लास लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि मैंने आपके स्कूल से 9वीं क्लास अच्छे दर्जे से पास की, अच्छे नंबर से पास किए, और मेरे वालिद का ट्रांसफ़र यानी तबादला कहाँ है, जयपुर या आगरा, जो भी वहाँ हो गया,
तो उस हिसाब से आप लिखेंगे। बाकी में आप वही क्लास लिखेंगे जिसमें आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखें। 4 नंबर बिल्कुल आप थोड़ा सा ढंग से देख लीजिएगा इस क्लास को, इसमें से दरख्वास्त में से एक भी आपकी बाहर नहीं जाएगी, 4 नंबर आपके इसी में से आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगले टॉपिक पे चलते हैं अपन और देखते हैं। देखो इसके अलावा कई बार इनमें से भी पूछ लेता है कि जैसे आपको क्या लिखा है, मोहल्ले में हो रही गंदगी की सफाई के लिए क्या है, आपके नगर पालिका चेयरमैन साहब को क्या लिखे, दरख्वास्त लिखा। आपको नगर गांव में रहते हैं, गांव में सरपंच के लिए लिखवा ले, कस्बे शहर में रहते हैं तो नगर पालिका, तो उसको भी थोड़ा याद रखें किस तरह लिखेंगे। मैंने स्केच बना दिया खाका, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। जैसे बाखिदमत जनाब चेयरमैन साहब नगर पालिका सीकरी ढीग, ठीक है। उन्वान विषय क्या है, वही मोहल्ले की गंदगी की सफाई के लिए जनाब आली निहायत अदब से गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले में नालियाँ ना होने की वजह से जगह जगह गंदा पानी भर जाता है, जिससे मच्छरों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। आए दिन कोई ना कोई बीमार होता है। आपसे गुजारिश है कि मोहल्ले गंदगी की सफाई के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर करें, यानी व्यवस्था करें, और आपकी बहुत क्या होगी, मेहरबानी होगी। अलारिज इस तरह आप नाम वगैरह और ये देखो। अब इसमें क्लास नहीं आएगी बल्कि इसमें मोहल्ले का नाम आएगा, 1-2 आदमियों को साइन कराने आप, और इधर आप तारीख लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले उस पर चलते हैं। ये है प्यारे स्टूडेंट आपका खतूत यानी पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन लेटर, ठीक है। क्या आ जाएंगे आपके लेटर। अब देखो जो बच्चे को जोन सा अच्छा लगे, आपको लग रहा है कि मैं ख़त अच्छा लिख सकता हूँ यानी लेटर अच्छा लिख सकता हूँ तो लेटर लिखे, और जिसको लग रहा है कि मैं यानी सॉरी वो दरख्वास्त अच्छी लिख सकता हूँ तो और वो दरख्वास्त करने की कोशिश करें, ठीक है। जोन सा आपको बेहतर आता है उसी में आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप सबको ऑप्शन में मिलेगा, दरख्वास्त भी मिलेगी और आपको क्या मिलेगा, ख़त भी मिलेगा। तो ऑप्शन में जोन सा आपको बेहतर आ रहा है वो आपको करना है। तो देख लीजिए एक बार, मैंने इसका भी आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जैसे खत को एक दूसरा नाम है, खत को मकतूब भी कहते हैं, नामा भी कहते हैं और रक्का भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखें। और खत को मरासला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मरासला भी कहते हैं। और खत की जमा मैं आप फिर बता रहा हूँ, खत की जमा बहुत इंपॉर्टेंट है। खत की जमा क्या होती है, खतूत होती है। क्या होती है, खतूत होती है। तो ये आप देख लीजिए, जैसे खत कातिब या मकतूब निगार, यानी खत लिखने वाला क्या कहता है, खत लिखने वाले को क्या कहते हैं, कातिब या मकतूब निगार कहते हैं। और जिसके लिए खत लिखा जा रहा है यानी जिसको हम खत लिख रहे हैं उसको मकतूब ही ले कहते हैं, ठीक है। खत की 2 किस्में होती हैं, ये थोड़ा सा याद रखें। जैसे अपन फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़ते हैं, रस्मी और गैर रस्मी, ठीक है। अब रस्मी में कौन आते हैं, रस्मी में आपके आते हैं वो खत जो किसी साहिब इख्तियार ओहदेदार पद के लिए लिखे जाते हैं, यानी ऑफिशियल खत आते हैं आपके। और इनकी भी क्या होती है, 3 किस्में होती है जो रस्मी होती है। जैसे क्या होती है, उमूमी होती है, कारोबारी होती है और सरकारी खत होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है गैर रस्मी। गैर जो आप अपन जो लिखते हैं वो ज़्यादातर क्या लिखते हैं, गैर रस्मी खत यानी इनफॉर्मल आप लेटर लिखते हैं। जैसे वो खतूत जो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और अजीज़ और अकारिब को लिखे जाते हैं, ठीक है। और हम किसके लिए लिखते हैं ज़्यादा, अक्सर गैर यानी इनफॉर्मल लेटर हमारे आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं खत को मंदरजा हिस्सों में बांटा गया, यानी खत को भी हम जैसे हमने दरख्वास्त के हेडिंग बना ली थी तो इसी तरह हम खत के भी बना लेंगे, जिससे हमें खत लिखना आसान हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, जैसे मुकाम व तारीख, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पता व तारीख यानी जहाँ से आप खत लिख रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे, अलकाब, फिर नफ्स मजमून, फिर इख्तिताम, ठीक है। मकतूब निगार का नाम और मकतूब इले का नाम, इस तरह। अब देख लेंगे मुकाम यानी जहाँ से आप क्या लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं। खत लिखने के शुरू के पहले एक सत्र में, यानी जैसे ये फॉर एग्जांपल हमारा क्या है, पेपर है, कागज पन्ना है, पेज है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, पता और तारीख लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे, फिर आप पता लिख दिया, फिर तारीख लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, अलकाब व आदाब लिखेंगे, ठीक है। यहाँ अलकाब लिखेंगे, यहाँ आदाब लिखेंगे। फिर उसके बाद आप उसमें अपना मेन चीज़ें लिखेंगे। फिर नीचे अपना वो लिख देंगे, अगर दोस्त के लिए लिख रहे हैं तो आपका प्यारा दोस्त, वालिद के लिए लिख रहे हैं तो आपको प्यारा बेटा, भाई के लिए लिख रहे हैं आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, ठीक है, जो भी है। और यहाँ आप आराम से तारीख लिख देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर एक बार मैं आपको दिखा दूंगा, ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। देखो जैसे अलकाब, मुकाम व तारीख के बाद तीसरे सत्र के दरमियान में अलकाब लिखे जाते हैं और अलामत फ़िजाई लगा जाती है। और फिर उसके बाद आप क्या लगाएंगे, अलामत फ़िजाइया लगाएंगे। नेक्स्ट है, अब देखो अलकाब में क्या इस तरह इस्तेमाल करेंगे, अगर अब्बा जी के लिख रहे हैं तो मोहतरम अब्बा जान, क्या लिखेंगे, मोहतरम अब्बा। दोस्त के लिख रहे हैं तो प्यारे दोस्त, और या फिर अजीज़ दोस्त, या फिर मोहतरम। और वालिद के लिए मोहतरम वालिद, ठीक है। तो ये अलकाब में ये चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे। आदाब में आप क्या लिखेंगे, सलाम, अस्सलाम वालेकुम, ये हर आदमी के लिए, सबके लिए आप क्या लिख सकते हैं, सलाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट नफ्स मजमून वही है जो आप इसी जो खत का मेन हिस्सा होता है उसमें आप मेन बातें लिखेंगे, जो आपको बातें लिखनी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं लिखनी और ज़्यादा छोटी भी नहीं लिखनी। नेक्स्ट है नफ्स मजमून की शुरुआत किससे करते हैं, अस्सलाम वालेकुम यानी आदाब जैसे अल्फाज से करते हैं।
इख्तिताम में क्या है, इख्तिताम के लिए क्या करेंगे नहीं, जो लास्ट में जिस सतर में नफ्स मजमून ख़त्म हो उसके नीचे वाली सतर पर क्या है, अलविदा या दुआ या अल्फाज या नफ्स यानी आप लिख सकते हैं दुआ आप सदा सलामत रहे, आपको अल्लाह खुश रखे, खुदा हाफिज़, ये इस तरह के अल्फाज आप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मकतूब निगार का नाम, इख्तिताम अल्फाज के तीसरी वाली सतर पर अपना अपना नाम और वो क्या है पता लिखें। ठीक है, जैसे देखो ये देखिए वस्सलाम तुम्हारा दोस्त, यानी जाए आप लिख रहे हैं तो आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, अपने वालिद के लिए लिख रहे हैं तो आपने उसका बेटा और उसके नीचे नाम लिख देंगे, इस तरह है ना। अब थोड़ा सा एक बार इसका स्केच देख लेते हैं, इसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ एक बार आपको। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नाम और पता। जैसे मैं लिख दिया गांधी, गांधी मोहल्ला, ठीक है, भरतपुर, गांधी मोहल्ला भरतपुर। ठीक है, या आप यहाँ आप लिख देंगे तारीख। फॉर एग्जांपल जैसे आज कितनी तारीख हो गई, हम लिख देते हैं आज यहाँ 25 फरवरी, 25 फरवरी 2026। ठीक है, 25 फरवरी 2000। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अलकाब। ठीक है, यहाँ लिख देंगे जनाब वालिद साहब या दोस्त वालिद साहब। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, इस तरह फिर आप शुरू करेंगे अपने दरख्वास्त की मेन सॉरी खत की मेन बातें शुरू करेंगे। फिर लास्ट में आप लिख लेंगे भाई छोटे भाई बहनों को प्यार कहें या फिर वालिदा को सलाम अर्ज़ करें। फिर यहाँ लिखेंगे तुम्हारा, अब दोस्त है तो तुम्हारा दोस्त, बेटा है तो तुम्हारा बेटा या आपका बेटा। ठीक है, फिर यहाँ लिख देंगे नाम वगैरह और इधर लिख देंगे तारीख। इस तरह आप इसको क्या करेंगे, मुकम्मल करेंगे। अब देख लीजिएगा एक बार, हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से खत हैं। जैसे अपनी तालीमी हालात से आगाह करने के लिए अपने बड़े भाई के नाम खत लिखे। अपनी तालीम, जो आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अपनी तालीम के नहीं अपनी शिक्षा के बारे में बताते हुए अपने बड़े भाई को क्या लिखें, खत लिखे। तो जो गांधीनगर जयपुर 10 मार्च 2026-24 है ना। प्यारे भाईजान, ये देखो ये आगा अलकाब हो गया, याद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरह ये आप यहाँ तो लिखेंगे पता और तारीख, यहाँ अलकाब हो जाएगा, यहाँ आपका क्या हो गया, आदाब। ठीक है, ये अब देखो नीचे ये आपका मेन नफ्स मजमून है। बात सलाम अर्ज़ है कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। ये लाइन आप सारे दरख्वास्त में सॉरी सारे ख़त में लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक सभी ख़तों में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आपका ख़त मिला जिससे मालूम हुआ कि आपने मेरी तालीम के बारे में पूछा। आपको जानकर खुशी होगी कि अभी हमारे सालाना इम्तिहान के नतीजे आए हैं। मैं अपनी जमात में दूसरे नंबर पर आया, यानी हमें अभी एग्ज़ाम हुआ है, ईयरली एग्ज़ाम हुए और मैं दूसरे नंबर पर आया हूँ। असातिज़ा मेरे फ़ैल से खुश हैं, यानी मेरे काम से बहुत खुश हैं। उस्ताद मेरे काम से बहुत खुश हैं। मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी अच्छे नंबरात हासिल करूँगा। ठीक है, ये इस तरह करता रहूँगा। घर में सब लोग खैरियत से हैं, आपका इंतज़ार है, वालिद वस्सलाम। ठीक है, अब आखिर आपका प्यारा जो भी है भाई, जो भी दोस्त है, दोस्त भाई है तो भाई नाम लिख देंगे, इधर तारीख आ जाएगी। ठीक है, सो तारीख तो वहीं लिख दी थी अपन ने, है ना। और देखो अब जो जिसके लिए हम खत लिख रहे हैं उसका पता कहाँ लिखते हैं, लिफाफे में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जो डाकिया होता है पोस्टमैन, वो उसी जब ही तो पहुँचाएगा जब उसको बाहर उस पर एड्रेस मिलेगा, है ना, वो बाद में लास्ट में लिखते हैं। नेक्स्ट एक बार फिर एक और देख लेते हैं, ये हमारा वालिद का नाम खत है, जैसे इम्तिहान नगर। ठीक है, इम्तिहानी कमरा, जैसे हमने एग्ज़ाम हॉल लिखते हैं जिसको एग्ज़ाम हॉल। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल लिखते हैं तो उसको इम्तिहानी कमरा बोलते हैं उर्दू में, ना। इम्तिहानी कमरा नगर 15 अप्रैल 2026 चल रही है, तो आप क्या लिखेंगे 2026। ठीक है, किसके लिए लिख रहे हैं, वालिद के लिए, तो जनाब वालिद साहब, ये निशान लगाना मत भूलें, फ़िज़ाई निदाया, ये आदाब हो जाएगा अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, देख लीजिए, उम्मीद है कि आप वहाँ खैरियत से होंगे, हम सब यहाँ खैरियत से हैं। आज कल मेरे इम्तिहान चल रहे हैं, रोज़ाना पढ़ने में क्या रहता हूँ, मशगूल रहता हूँ, यानी मैं अपनी पढ़ाई में बिजी हूँ। अल्लाह से दुआ करें कि कामयाब हो जाऊँ। मेरे जेब खर्च, ये आपको किसके लिए लिखा गया है, अपने वालिद के लिए जेब खर्च यानी पॉकेट मनी के लिए लिखा गया। आप हॉस्टल में पढ़ते हैं और आपके क्या है पैसे ख़त्म हो चुके हैं, उसके ऊपर ये क्या लिखा गया, खत लिखा गया है। ठीक है, तो आपके बात बता देंगे कि भाई मेरे जेब खर्च ख़त्म हो चुका है, आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द भेजें। ठीक है, जिससे मेरी तालीम में परेशानी ना हो। ठीक है, उसके बाद वालिदा से सलाम अर्ज़ करें और छोटे भाई बहनों को प्यार। ठीक है, आखिर में क्या लिखेंगे, वस्सलाम आपका फर्माबरदार बेटा, और ये आप क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे। इस तरह आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर आपको लास्ट में बता रहा हूँ, ये जो क्लास हमने आपको कराई है वो 10th क्लास के उर्दू के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने कंप्लीट उर्दू कवायद कराई। क्या कराई, कंप्लीट उर्दू कवायद आपको कराई है। इसमें से इंशाल्लाह 16 नंबर की आपकी कवायद आती है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप कंप्लीट क्लास को देखें। ये हमारे अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत है तो आप हमारे इस पे नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
और जो कोई अगर पूछना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपको और मॉडल पेपर वगैरह कुछ चीज़ चाहिए 10th-12th क्लास की या और क्लास की, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये क्लास बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा और इस क्लास के अकॉर्डिंग अपनी क्या है ग्रामर की तैयारी कर लीजिएगा। मात्र 40-45 मिनट में हमने आपको कंप्लीट उर्दू की क्या है जो जान पहचान बुक है आरबीएससी वाले बोर्ड के लिए कंप्लीट हमने आपको ग्रामर करा दी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का जो कंप्लीट सेशन था ग्रामर का। आज हमने इसमें आपको जो उर्दू की कंप्लीट यानी मुकम्मल आपको कवायद कराई है। नेक्स्ट आप कमेंट में बताएं, जल्दी से हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर यानी जो भी आपके एबीसीडी आते हैं 18 नंबर के जो सवाल आएंगे उसके लिए मात्र हम आपको 10 मिनट में टोटल 18 क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। उस क्लास को भी हम जल्दी आपको कराने वाले हैं इंशाल्लाह। शाम तक या दोपहर को 1 बजे तक हम वो भी क्लास डाल देंगे। 18 क्वेश्चन उसी एक ही क्लास में से मात्र 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी, उसमें से एक भी क्वेश्चन इंशाल्लाह आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप थोड़ा इसके चैनल को क्या है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई चीज़ें मिलती रहें। और पेपर वगैरह सोल्यूशन जो भी पेपर देखना चाहते हैं उसका आंसर की या ओल्ड पेपर वगैरह मॉडल पेपर प्री बोर्ड सारी चीज़ें आपको क्या है इस चैनल पर मिलती रहें। और कमेंट में अपने एडवाइस अपने सुझाव अपनी सलाह भी दीजिएगा कि आपको ये क्लास किस तरह की लगी। ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस क्लास के लिए थैंक यू।